नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई। उसके बाद एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के सरकार बना ली है। लेकिन इसी बीच संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनके खिलाफ ईडी जांच कर रहा है, जिसमें उनकी पत्नी से भी पूछताछ हुई थी और अभी हाल ही में 10 घंटे लगातार उनसे पूछताछ हुई। पत्राचाल घोटाले में जो घोटाला है 1034 करोड़ रुपए का, इसमें संजय राउत से पूछताछ की जा रही है। और जहां तक ईडी के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें अभी तक जो जांच हुई है उसमें कहीं ना कहीं संजय राउत की मिलीभगत पता चल रही है, क्योंकि उनका एक निकट का मित्र जो प्रवीण राउत है वो ईडी की गिरफ्त में है, जेल के अंदर बंद है। और इसी मामले में जांच ईडी कर रही है। तो जो किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व सांसद हैं, उनका कहना यह है कि संजय राउत 100% जेल जाएंगे, वो पत्राचाल में भी जेल जाएंगे। और एक नया मामला जो किरीट सोमैया ने दर्ज कराया है वो है मानहानि का मामला दर्ज कराते हुए जब किरीट सोमैया है उन्होंने खुलासा किया था कि उद्धव ठाकरे के आशीर्वाद से संजय राउत लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, एफआईआर करके डरा धमकाकर उनसे पैसे की उगाही कर रहे हैं और अपने गुनाहों को छुपाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से किरीट सोमैया के खिलाफ उन्होंने लगभग 22 आरोप लगाए थे कि किरीट सोमैया ने ये घोटाला किया, ये घोटाला किया, ये घोटाला किया, और उसी में उनकी पत्नी का भी नाम लिया। तो किरीट सोमैया का कहना है कि उन्होंने मेरी पत्नी के ऊपर, मेघा सोमैया जिनका नाम है, उनके ऊपर आरोप लगाया था। मीरा भयंदर नगर निगम के जो तहत सार्वजनिक शौचालय है उसका निर्माण और रख रखाव में 100 करोड़ रुपए का घोटाला ये किरीट सोमैया की पत्नी ने किया है, ऐसा आरोप मीडिया में आकर सीधे सीधे लगाया था। और इसके अलावा लगभग इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, जिसमें 22 आरोप संजय राउत की तरफ से लगाए गए थे। अब उन आरोपों को लेकर किरीट सोमैया की पत्नी की तरफ से एक एफआईआर कराई गई और उस पर कोर्ट में संज्ञान लिया गया। और कोर्ट ने, आपको बता दूं, ये माना है, इस मामले को लेकर के जब जांच हुई तो पता चला कि जो मीरा भयंदर नगर विकास मंत्रालय और नगर निगम है, MMRDA है, उनसे पूछा गया कि क्या इस तरह का कोई घोटाला हुआ है। 100 करोड़ रुपए सार्वजनिक शौचालय के रख रखाव में, इसमें कहीं मीरा सोमैया की कोई मिलीभगत है, तो उसने मना कर दिया। यानी नगर निगम जिसका नाम लेकर संजय राउत ने ये आरोप लगाए थे कि 100 करोड़ का घोटाला किरीट सोमैया की पत्नी ने किया है, उस नगर निगम ने बाकायदा ये मना कर दिया कि यहां इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ। जो नगर विकास मंत्रालय है उन्होंने भी कहा कि हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। इसको लेकर, इन तथ्यों के आधार पर जब कोर्ट में केस गया तो सिवंडी कोर्ट में ये केस डाला गया और सिवंडी कोर्ट में जज साहब ने सारे तथ्य और वीडियो सब देखने के बाद ये पाया और उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया जो संजय राउत ने आरोप लगाए हैं, उन आरोप और जो दस्तावेज किरीट सोमैया की पत्नी की तरफ से पेश किए गए हैं कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। नगर निगम मना कर रहा है कि इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि संजय राउत ने इरादातन किरीट सोमैया की पत्नी का अपमान करने के लिए यह आरोप लगाए थे और इसलिए प्रथम दृष्टया मानहानि का केस बनता है। इसको लेकर संजय राउत को जो सिवंडी कोर्ट है इसने सम्मन जारी किया था। 4 जुलाई को इनको प्रस्तुत होना था, लेकिन ये कोर्ट में नहीं हाजिर हुए। लोगों का मानना है कि जिस तरह से संजय राउत को अभी तक ये लग रहा था कि सरकार उनकी है, तो उनका कोर्ट भी क्या बिगाड़ सकता है। अहंकार से परिपूर्ण व्यक्ति वो कभी कोर्ट का कहना इतनी आसानी से कैसे मान लेंगे। हमने देखा जब ईडी ने भी सम्मन किए थे तो शुरू में उन्होंने ईडी को भी केंद्र सरकार परेशान कर रही है, हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, हमारी सरकार को गिराने की साजिश है, इस तरह के आरोप लगाए थे। और पहले दूसरे सम्मन में ये ईडी के सम्मन पे भी हाजिर नहीं हुए। इसी तरह से इन्होंने सिवंडी कोर्ट के पहला सम्मन जो था इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन अब कोर्ट ने वारंट इशू किया है और इस वारंट पर यदि संजय राउत उपस्थित नहीं होते तो निश्चित रूप से अब इनकी गिरफ्तारी का वारंट होगा। 18 जुलाई इसमें तारीख रखी गई है और इसीलिए किरीट सोमैया ये दावा कर रहे हैं
कि संजय राउत यदि 18 जुलाई को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए तो उनका जेल जाना तय है। मानहानि का केस है और मानहानि के केस में किरीट सोमैया की पत्नी की तरफ से कहा गया है कि उनके सम्मान को ठेस पहुंची है और इस मामले में जिस तरह का व्यवहार किया गया इसको लेकर के किरीट सोमैया बार बार कह रहे हैं कि ये जो उद्धव सरकार चल रही थी इसमें घपले और घोटाले हो रहे थे, लोगों से उगाही हो रही थी, पुलिस की मिलीभगत भी सामने आई है। उद्धव सरकार में पुलिस किस तरह से लोगों को परेशान कर रही थी, उद्योगपतियों के मर्डर हो रहे थे और इसको लेकर के ये भी देखा गया जिस तरह से एंटीलिया मामले का खुलासा हुआ कि कहीं ना कहीं अपराधियों से गठजोड़ करके ये उद्योगपतियों को डरा धमकाकर उनसे उगाही का मामला कर रहे थे। अनिल देशमुख जो कि जेल में बंद है, उसके मामले में जो खुलासा हुआ, सचिन वजह जो एपीआई थे वो भी जेल के अंदर बंद है। उन्होंने खुद ये कहा कि मुझे सस्पेंशन कैंसिल करने का 2 करोड़ रुपया मुझसे मांगा गया जो मैंने दिया है। अब नेता इस तरह का काम कर रहे थे तो किरीट सोमैया उनका खुलासा कर रहे थे और किरीट सोमैया कहते हैं कि इसी तरह मैं जो खुलासे दर खुलासे कर रहा था, मेरी जुबान बंद करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए जिससे कि जनता में मेरी छवि खराब हो और मेरे खिलाफ ये आरोप लगाकर ये एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं मैं डर जाऊंगा और मैं शांत बैठ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा मैं शांत बैठने वाला नहीं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों ने हमेशा, चाहे वो हमने देखा है कि जिस तरह से ये देवेंद्र फडणवीस भी यह बात करते रहे उद्धव ठाकरे सरकार के विरुद्ध कि किस तरह के घपले घोटाले हो रहे हैं, और नारायण राणे भी ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि जो घपले घोटाले हो रहे हैं इन सबका हिसाब लिया जाएगा। अब सत्ता परिवर्तन हो चुकी है, पावर उद्धव ठाकरे के बजाय अब एकनाथ शिंदे के पास है और एकनाथ शिंदे हालांकि विधानसभा में ये कह चुके हैं कि हम बदले की भावना से किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन संजय राउत हो या वहां के और ऐसे लीडर जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, कहीं किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, उन सब का हिसाब तो संजय राउत को देना ही पड़ेगा। संजय राउत के विरुद्ध एक बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर मूवी बनाने वाली डॉक्टर ने भी केस किया था। हालांकि उस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट तक मामला गया, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि वो केस भी दोबारा ओपन हो सकता है क्योंकि वो महिला जो कि एक डॉक्टर है, उनका भी कहना यह है कि संजय राउत ने उनके साथ उनको परेशान किया, उनको टॉर्चर किया और इस मामले में जब उसने केस किया तो पुलिस की मदद से उनको डराया धमकाया गया और उनके सारे दस्तावेज गायब किए गए। देखना होगा कि अब संजय राउत की जो ये कुंडली है, ये सब कुंडलियां खंगाली जाती हैं कि नहीं, और इनके खिलाफ जो अभी तक के केस थे उनको दोबारा खोला जाता है कि नहीं। और ये भी बात है कि जिस पुलिस के सहारे उद्धव ठाकरे सरकार में बैठे हुए लोग या संजय राउत एक आजादी से किसी के भी ऊपर कुछ भी बोल देते थे, कोई बयान दे देते थे और पुलिस की मदद से एफआईआर करके उसकी जुबान बंद करने का काम करते थे, डराने धमकाने का काम करते थे, आज वो पुलिस भी जांच के घेरे में है। आपको बताएं, महाराष्ट्र के जो पूर्व डीजीपी हैं संजय पांडे, जिनको उद्धव ठाकरे ने डीजीपी नियुक्त किया था, वो भी अब ईडी के शिकंजे में है। उन्होंने, वो सीनियर आईपीएस हैं लेकिन यहां से रिटायर लेकर के एक कंपनी बनाई थी और रिटायर एनएससी नाम की आईटी फर्म बनाई थी जो ऑडिट फर्म थी, और उसमें कुछ घपले और घोटाले, ये ईडी के पास शिकायत पहुंची है। तो ईडी ने इनको भी अब सम्मन जारी किया है। रिटायर होने के बाद इनकी रिटायरमेंट की इंतजार की जा रही थी और अब ये सेवानिवृत्त हुए हैं 30 जून को। निश्चित रूप से अब इनकी भी मुसीबतें बढ़ेंगी। यानी जो उद्धव सरकार में सब गठजोड़ चल रहा था पुलिस और नेता और अपराधियों का, उन सब पर अब प्रहार होगा। नई सरकार में जनता की सेवा के लिए सरकार काम करेगी। वहीं जिस ईडी के नाम पर विधानसभा में नारे शिवसेना के लोग लगा रहे थे, वो ईडी अब एक एक अपराधियों की और अवैध संपत्ति इकट्ठा करने वालों की कुंडलियां खंगालेगी और जो अपराधी होंगे वो जेल के पीछे होंगे, चाहे संजय राउत हो, फिर चाहे वो पूर्व डीजीपी संजय पांडे। वंदे मातरम।